पेमा सिद्धार्थ को लेकर बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद सिद्धार्थ ने पेमा से दोबारा पूछा, कौन था भैया? उतरे तो आप गुस्से में थे, आए शांति से। कहते हुए सिद्धार्थ की आवाज में एक मस्खरापन था, जिसे सुनकर पेमा को लगा कि सिद्धार्थ उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसने जवाब देना उचित नहीं समझा और गाड़ी चलाते हुए बोला, वो सब छोड़ो सिद्धार्थ बाबू, एक बहुत जरूरी बात आपसे करनी थी। बताओ भैया। सिद्धार्थ ने पेमा की ओर देखते हुए कहा, जंगल में जब आपको चोट लगी थी और जिस डॉक्टर ने आपका इलाज किया था, जब तक पेमा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सिद्धार्थ उसकी बात बीच में ही काट दी और बोला, क्या हुआ उस डॉक्टर को? उसकी आवाज में एक उतावलापन सुनाई दे रहा था। उसका कत्ल हो गया। कहते हुए पेमा के चेहरे पर एक डर और गंभीरता का मिश्रण उभरता हुआ चला गया था, जो कि मामले की गंभीरता का इशारा कर रहा था। क्या? कैसे? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए सवाल किया। कैसे तो पता नहीं, लेकिन उनका कत्ल उन लोगों ने ही किया है जिन्होंने उन लड़कियों को किडनैप किया था और आपके ऊपर गोली चलाई थी। पेमा ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। सिद्धार्थ ने अफसोस जाहिर करते हुए जवाब दिया। उसे अपना इलाज कराने वाले डॉक्टर के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा था। ये बुरा नहीं है सिद्धार्थ बाबू, बुरा इससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर उन लोगों ने डॉक्टर से कुछ निकलवा लिया होगा तो वो आपके, अमन सर के और रिया मैडम के पीछे भी आ सकते हैं। आपको जरा संभल के रहना होगा। पेमा सिद्धार्थ को आगाह करते हुए बोला। पेमा की बात सुनकर एक बार तो सिद्धार्थ के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी, लेकिन फिर उसने अपने आप को सामान्य करते हुए पेमा से कहा, हमारे पीछे क्यों आएंगे? वो सिंडिकेट से हैं। पेमा ने गंभीरता से जवाब दिया और सड़क की ओर देखने लगा। पेमा के इस तरह से चेतावनी देने पर सिद्धार्थ को थोड़ा सा डर तो महसूस हुआ। भले ही वो अद्भुत शक्तियों का मालिक बन चुका था, लेकिन अभी उम्र से बच्चा ही था और एक नॉर्मल इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया था और मृत्यु जिसकी निश्चित थी। पेमा सिद्धार्थ को लेकर बस स्टैंड पर पहुंच चुका था और उसने सिद्धार्थ और गुल्लू को उसके घर जाने वाली बस पर बैठा दिया और फिर से आगाह करते बोला, अपना ध्यान रखना और अनजाने लोगों से कम मिलने की कोशिश करना। कहते हुए वो वापस लौटा और गाड़ी लेकर वहां से निकल गया और सिद्धार्थ उसे जाते हुए देख रहा था। बस ने हॉर्न दिया और स्टैंड से निकल पड़ी। बस शहर से बाहर हरे भरे जंगलों के बीच से गुजरते हुए जा रही थी और सिद्धार्थ पेमा की बात को बार बार याद कर रहा था कि वो सिंडिकेट है, उसे रिया और अमन को खतरा है। उसे अपनी कम रिया और अमन की चिंता ज्यादा सता रही थी। धंधे के अलावा उन दोनों से सिद्धार्थ का एक अनजाना रिश्ता बन चुका था और वो रिश्ता इतना मजबूत हो रखा था कि सिद्धार्थ को अपने से ज्यादा उन दोनों की फिक्र सता रही थी। लेकिन उसे एक बात खटक रही थी कि पेमा भी तो वहां उनके साथ था। आखिर उसने अपना नाम क्यों नहीं लिया? क्या उसने ऐसा अनजाने में किया था या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? यही सब सोचते हुए उसने अपने सिर को बस की खिड़की से टिकाया और ऊँग गया। विक्रम अपने सहयोगी रानी के साथ दिल्ली के दिल में बसे आनंद विहार बस टर्मिनल पहुंच चुका था और वहां से उसे अपने बचाव के लिए जो प्लान बनाया था उस पर उसे काम करना था। उसने अपने लिए राजस्थान और रानी के लिए हरियाणा का टिकट लिया और बस में बैठने से पहले उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, यहाँ से तुम हिसार जाओ और वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा और तुम्हें उसके घर में कम से कम 10 दिनों तक रुकना है। विक्रम रानी को समझा ही रहा था कि उसने उसकी बात बीच में ही काट दी और दांत पीसकर धीरे से बोली, मैं ऐसे किसी अनजान के पास 10 दिन तो क्या 10 मिनट भी नहीं रुकने वाली। अरे पूरी बात तो सुनो पहले। विक्रम ने उससे दुहाई करते हुए कहा। बोलो। रानी ने जवाब दिया, अगर मैंने उसे फोन करके आने को कहा तो वो तुम्हें ले आएगा, वरना तुम वहां से सीधे मुंबई निकल जाना और कभी भी घूमकर यहाँ मत आना और अरुणाचल के बारे में तो दिमाग में भी मत लाना। विक्रम उसे समझाते हुए आगे के प्लान के बारे में बता रहा था। और पैसे? रानी ने पैसों के बारे में शंका जाहिर करते हुए कहा। जहां विक्रम को अपने और रानी की जान की चिंता सता रही थी, वही रानी के लालची दिमाग में सिर्फ पैसे का ही भूत घूम रहा था। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सुरक्षित है और वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। जितने हैं तुम्हारे पास अभी उतने खर्च करो पहले। अब जाकर तुम बस में बैठ जाओ
और अपना फोन मत इस्तेमाल करना, वो तुम्हें एक नया फोन देगा, उसी से बात करना जिससे करना होगा, और 10 दिनों तक किसी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। विक्रम ने उसे हिदायत देते हुए कहा और उसे बस में बिठाकर वहां से चला गया। रानी और विक्रम दोनों खुद बचने के लिए अलग अलग राज्य और शहर में जाने की तैयारी तो कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एक नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। रॉबर्ट और उसके आदमी थक चुके थे, लेकिन उन्हें विक्रम का कोई सबूत नहीं मिल रहा था और न ही ये पता चल रहा था कि वो गया कहाँ है। अपने शातिर दिमाग के लिए मशहूर रॉबर्ट का भी दिमाग विक्रम के आगे नहीं काम कर रहा था। वो इतनी सफाई से निकला था कि ना तो उसे किसी ने नोटिस किया था और ना ही उसने कोई सबूत छोड़े थे। लेकिन इंसान चाहे जितना बड़ा शेर हो, उसे कोई सवा शेर मिल जरूर जाता है, और यही बात विक्रम के मामले में भी फिट बैठ रही थी। रॉबर्ट के शैतानी दिमाग ने पता नहीं क्या सोचते हुए सिंडिकेट में उसका लेखा जोखा रखने वाले को फोन किया और अब तक वो कितने कैरियर सप्लाई कर चुका था इसके बारे में जानकारी देने को कहा। विक्रम और रानी अलग अलग जगह के लिए निकल चुके थे। अब उनके दिमाग में थोड़ी शांति बनी हुई थी। रॉबर्ट को रास्ता मिल चुका था तो उसके चेहरे पर भी एक सुकून था। सिद्धार्थ गांव आते हुए बस में सो रहा था और गुल्लू उसकी बाहों में था। एक अलग सा सुकून उसके चेहरे पर भी था। पेमा गाड़ी लेकर होटल मिडनाइट पहुंच चुका था। सिद्धार्थ को आगाह करके वो सुरक्षित गांव भेज चुका था, इसलिए एक सुकून उसके चेहरे पर भी झलक रहा था। जगत प्रसाद रिया का ध्यान अपने ऊपर से हटा चुके थे। इस बात से बेफिक्र होकर वो भी अपने कमरे में लेटे हुए थे, जहां पृथ्वी पर एक सूत्र में बंधे सारे पात्र सुकून में दिखाई दे रहे थे। वहीं उन्हीं के सौर मंडल के बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा कैलिस्टो पर शक्ति मौली के साथ मौजूद देवयानी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उसने निर्णय तो ले लिया था कि वो कुलगुरु विचित्र वीर के सामने शक्ति मौली के ग्रह निष्कासन को समाप्त करने और इस ग्रह को निर्बाध ऊर्जा देने के शक्ति मौली के शर्तों का प्रस्ताव रखेगी, लेकिन अभी भी वो इस बात से सशंकित थी कि कवच ना होने की दशा में वो और शक्ति मौली कैसे नए राज्य रक्षक को ढूंढ पाएंगे। क्या रास्ता निकालेगा शक्ति मौली, इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान थी। उसको इस तरह ख्यालों में मगन देखकर शक्ति मौली ने उसे टोकते हुए कहा, क्या सोच रही हो देवयानी? अगर तुम्हें अपना ऊर्जा स्रोत वापस लेना है और राज्य रक्षक को ढूंढने के लिए इस ग्रह से बाहर निकलना है तो तुम्हें मेरे लिए कुलगुरु के समक्ष ये प्रस्ताव रखना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। शक्ति मौली की आवाज में ढीठता थी और उस ढीठता को देवयानी बहुत अच्छे तरीके से समझ भी रही थी। शक्ति मौली की बात सुनकर देवयानी उसकी ओर देखते हुए बोली, मेरा कवच लाने का आदेश दीजिए युवराज। उसके पास अब कुलगुरु विचित्रवीर से संपर्क करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, या यूं कहें कि शक्ति मौली ने उसके लिए कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। देवयानी के मुंह से कवच लाने की बात सुनते ही शक्ति मौली का चेहरा खिल गया था और उसने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, वो दोनों वस्तुएं ले आओ। शक्ति मौली के मुंह से इतना निकलने की देर थी कि एक व्यक्ति देवयानी का ऊर्जा स्रोत और कवच लेकर वहां उपस्थित हो गया। शक्ति मौली का इशारा पाकर उसने कवच को देवयानी के हाथों में दे दिया और ऊर्जा स्रोत लेकर थोड़ा सा पीछे हट गया। देवयानी ने कवच को अपने सामने रखा और कुलगुरु का ध्यान करते हुए मंत्रोच्चार आरंभ किया। ओम कवच देवाय नमः। हे कवच देव, मैं देवयानी राज्य रक्षक की खोज में निकली हूँ और कुलगुरु विचित्रवीर से संपर्क करना चाहती हूँ। कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें। देवयानी ने इतना कहा और आंखें मूंद कर ध्यान मग्न हो गई। शक्ति मौली वहीं खड़ा ये सब देख रहा था और उसका जो सेवक देवयानी का ऊर्जा स्रोत लेकर आया था वो भी देवयानी को खड़ा असमंजस की स्थिति में देखे जा रहा था, मानो उसे समझ ही ना आ रहा हो कि वहां क्या हो रहा है। उसके हाथों में जो देवयानी का ऊर्जा स्रोत था उसमें से ऊर्जा की एक महीन धारा निकली और जाकर कवच में समाने लगी। थोड़ी देर बाद वो ऊर्जा पूरी तरह से कवच में समा गई और उसके हाथों में जो ऊर्जा स्रोत था उसकी रोशनी थोड़ी कम हो गई। देवयानी कवच के सामने हाथ जोड़े ध्यान मुद्रा में बैठी रही और फिर उस कवच से एक महीन धारा की ऊर्जा निकली और वो देवयानी के माथे में समाते हुए आसमान की ओर चली गई। इंद्रनगर के पहाड़ियों पर जंगलों के बीच बने आश्रम में कुलगुरु योग मुद्रा में बैठे हुए थे।
अचानक से एक ऊर्जा आसमान की ओर से आती हुई दिखाई दी और फिर वो आकर उनके माथे में समा गई। ये वही ऊर्जा थी जो देवयानी के उनसे संवाद स्थापित करने के लिए कवच से अनुरोध करने पर निकली थी। जैसे ही वो ऊर्जा कुलगुरु के माथे में समाई, उन्होंने छूटते ही मन में आवाज दी, देवयानी। कुलगुरु के चरणों में प्रणाम। देवयानी ने प्रणाम करते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी सी दबी हुई सुनाई दे रही थी। विजयी भव। कुलगुरु ने देवयानी को आशीर्वाद देते हुए कहा। क्या खबर है देवयानी, क्या राज्य रक्षक से तुम्हारी भेंट हो चुकी है? कवच का इस्तेमाल करना तो इसी ओर इशारा कर रहा है। ध्यान में बैठे हुए कुलगुरु ने जब आंतरिक संवाद किए देवयानी से जब ये बात पूछ रहे थे, तो उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता की लकीर खिंची हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन वो शायद इस बात को नहीं जानते थे कि ये प्रसन्नता बस थोड़ी देर के लिए ही रहने वाली है। कुलगुरु के द्वारा ऐसे पूछे जाने पर देवयानी सकुचा गई कि वो आखिर कैसे शक्तिमौली के बारे में कुलगुरु से बात करे, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने कुलगुरु से क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा करे कुलगुरु, लेकिन आपकी अनुमति ना होने के बावजूद हमें विवशतावश आपसे संपर्क करना पड़ रहा है। लेकिन अभी राज्य रक्षक से हमारी भेंट नहीं हुई है, अपितु अभी हम उस ग्रह तक ही नहीं पहुंचे हैं जहां राज्य रक्षक और पारद मौजूद है। जैसे ही देवयानी ने इतना कहा कि कुलगुरु को ऐसा लगा कि जैसे उन पर वज्रपात हो गया हो। उनकी आंखें खुल गई, जो क्रोध से लाल हो चुकी थी, और उन्होंने तमतमाए हुए चेहरे के साथ आंतरिक संवाद के जरिए देवयानी से पूछा, क्या इसका तात्पर्य जानती हैं आप देवयानी? और फिर कुछ देर रुकने के बाद बोले, क्या आपको कवच देने से पहले हमने आपको आगाह नहीं किया था कि इसका उपयोग तभी करना जब आप राज्य रक्षक से मिल लें? फिर भी आपने हमसे संपर्क करने के लिए इसका उपयोग किया। कहते हुए उनका क्रोध बढ़ता चला गया। कुलगुरु के इतना कहने के बाद देवयानी ने जब कुलगुरु से उनसे संपर्क करने का कारण बताना शुरू किया, तो वो आश्चर्यचकित होते चले गए थे। इधर देवयानी कुलगुरु से बातें किए जा रही थी और उधर ध्यान में बैठी देवयानी का चेहरा शक्तिमौली बहुत ध्यान से देख रहा था, और उसके हर क्षण बदलते हुए भाव को देखते हुए वो समझा कि शायद देवयानी के प्रस्ताव को कुलगुरु ने सिरे से नकार दिया है। उसका चेहरा ये बात सुनकर क्रोध से लाल हो चुका था और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसने वो फैसला ले लिया था जो उसके लिए एक नई समस्या खड़ी कर सकता था। आखिर क्या करने जा रहा था शक्तिमौली, और पेमा ने क्यों नहीं लिया खतरों वाली लिस्ट में अपना नाम? कहीं वो भी तो सिंडिकेट तो नहीं? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।